बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ दिस प्रोग्राम ज़िंदगी। मैं आपका होस्ट हूँ ज़ीशान मर्चेंट। मेरे साथ हैं रेहान जाफरी साहब। आप हैं वाइस प्रेसिडेंट कराची टैक्स बार एसोसिएशन के। पाकिस्तान की बड़ी बारों में या सबसे बड़ी बार में इनका शुमार होता है। इस टैक्स बार का बहुत से है इनकी। FBR से डेली बेसिस पे इनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। इस टैक्स बार के टैक्स पेयर्स की मुश्किलात को ये लोग बहुत अहसन तरीके से हल करने की कोशिशें करते हैं। रेहान साहब को मैं पर्सनली इस तरह से जानता हूँ क्योंकि मैं भी इसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ, और हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपनी प्रॉब्लम इनसे बयान करते हैं और वो इसका हर मुमकिन कोशिश करते हैं अपने बार के बाकी कमेटी मेंबर्स के साथ बैठकर इसको हल करने की कोशिश करते हैं। रेहान साहब, आप मुझे ये बताइए, टैक्स एमनेस्टी स्कीम, हमने अपने पिछले प्रोग्राम, जो आपसे पहले हमने एक प्रोग्राम इस पर इंट्रोडक्टरी किया था, तो हमने अपने प्रोग्राम का एक टाइटल दिया था कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है ब्लेसिंग है या कर्स है। तो ज़रा इस पे आप कमेंट कीजिए। बहुत अच्छी बात की आपने। ब्लेसिंग है या कर्स है? देखिए, ब्लेसिंग किसके लिए है और कर्स किसके लिए है? ब्लेसिंग उन लोगों के लिए है जो कभी टैक्स नेट में नहीं आए। सही। ब्लेसिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी टैक्स पे नहीं किया। ठीक है। ब्लेसिंग उन लोगों के लिए है जो हमेशा से टैक्स एवेडर्स रहे हैं, रिश्वतें लेते रहे। रिश्वतें लेने की मैं ये आई शुड नॉट कमेंट ऑन दैट कि रिश्वतें लेते रहे हैं, मगर ये ज़रूर है कि मैंने जैसे कहा ना कि ब्लेसिंग उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने कभी टैक्स देने की जहमत ही गवारा नहीं की। और जबकि आपने फरमाया था कि FBR जानती है कौन वो लोग हैं। एग्जैक्टली, FBR जानती है। ब्लेसिंग उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने, जो कभी बॉदर ही नहीं करते, हर 3, 4, 5 साल बाद वो इस चीज़ का इंतजार कर रहे होते हैं कि जनाब कोई नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम आएगी और ये पैसा जो हमने 5 साल या 3 साल या 2 साल में कमाया है, इसको हम वहाँ से जाके वाइट कर लेंगे, बजाय इसके कि हम इस पर 25% टैक्स देते या 30% टैक्स देते। हम इस, और अगर हम आज भी इस पर टैक्स देने जाते हैं और उस पैरलाइज होते हैं, वो टैक्स जो है तकरीबन 200% तक भी पहुँच सकता है। सही। तो वो कहते हैं वी आर लीस्ट बॉदर्ड, हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है, हम टैक्स एमनेस्टी आएगी, 1% पे आए, 2% पे आए, 4% पे आए, बहुत फ़ायदेमंद है, हम इसमें अवेल करेंगे और अगले 5 साल का फिर इंतजार करेंगे। धुल धुला के साफ हो जाएंगे। हाँ, अगले 5 साल का फिर इंतजार करेंगे। ओहो, तो यानी आपके और मेरे लिए ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम ब्लेसिंग नहीं है? ब्लेसिंग बिल्कुल नहीं है हमारे लिए। अब आपने दूसरी बात की थी कि कर्ज किसके लिए जी, ये आपने खुद इसका जवाब दिया कि हमारे लिए ब्लेसिंग नहीं है, हमारे लिए ये कर्ज है। कर्ज इसलिए है कि मैं अगर एक प्रैक्टिस में हूँ, मेरे पास अगर टैक्स पेयर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो हमेशा से टैक्स देते चले आ रहे हैं, दे आर ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स, जो, और फिर जैसे मैंने इससे पहले आपसे बात की थी कि उनका विदहोल्डिंग टैक्स जो है ऑलरेडी डिडक्टेड हो जाता है, कट जाता है, उनको सिर्फ कंप्लायंस करना होता है, रिटर्न फाइल करना होता है, और उसकी बेसिस पर वो ये कहते हैं कि उस पर भी ये होता है कि जो उनका रिफंड निकलता है 10,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, उसके लिए भी वो धक्के खा खा के परेशान हो जाते हैं। यानी जो जायज़ पैसा उन्होंने भरा होता है या ज़्यादा भर दिया होता है, उसे वापस लेने के लिए भी तकालीफ होती है। तकालीफ, ऐसी वैसी तकालीफ के यही वो इरिटेंट्स हैं जो आप कहते हैं कर्ज क्यों है, यही वो इरिटेंट्स हैं कि जिनकी वजह से टैक्स पेयर जो है वो टैक्स ऑफिस जाने से कतराता है। अगर ये ज़रूर है कि जनाब आप कहेंगे ये हम लॉयर्स का क्या काम है, या जो बीच में जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं उनका क्या काम है, जब हम लोगों को तो अगर देखा जाए तो इससे फ़ायदा है, जितने रिटर्न्स पैदा होंगे हमें फ़ायदा है, हमें फ़ायदा नहीं है। बात यह है कि हमें फ़ायदा नहीं है। जो भी टैक्स कलेक्शन हो रहा है डिफरेंट सोर्सेज से हो रहा है, एक आदमी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, ऑनेस्टी से टैक्स पे कर रहा है, अगर उसका कोई रिफंड निकलता है, जेन्युइन रिफंड निकलता है, तो भाई उसको आप दे दीजिए। दुनिया में कहीं पर भी, यानी आप अमेरिका देख लें, आप कनाडा देख लें, आप इंडिया देख लें, आप अपने बराबर वाला कंट्री देख लें, इंडिया देख लें, जो टैक्स रिफंड आ रहा होता है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट देती है। हमारे मुल्क में
जो टैक्स ऑनेस्ट टैक्स पेयर है वो हमेशा अपनी ऑनेस्टी पे ही सर फख्र करता रहता है और परेशान होता रहता है। तो हमारे टैक्स पेयर को कोई गवर्नमेंट रिकग्नाइज करती है, उन्हें कोई बेनिफिट देती है किसी फॉर्म में, या किसी फोरम पे उन्हें रिकग्नाइज किया जाता है, या उनके लिए कोई, जैसे अगर हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो सेपरेट कोई ट्रीटमेंट या स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है? देखिए, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द FBI, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स, कोई नहीं किया जाता। और इसमें बल्कि ये होता है कि हाँ, ये ज़रूर है कि जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं एंड इफ यू आर अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे बेनिफिट हैं। वीज़ा फॉर्म जब आप अप्लाई करते हैं, जी जी, वो आपसे पूछते हैं इफ़ यू आर अ टैक्स पेयर और नॉट, तो इफ़ यू आर अ टैक्स पेयर आप वहाँ पर फाइल कर देते हैं। पाकिस्तान में ये हुआ था कि लास्ट जब बजट की प्रपोजल्स हमारी बार एसोसिएशन से गई थी और डिफरेंट फोरम से गई थी, चैम्बर भेजता है, फेडरेशन भेजता है, OICC भेजता है, स्टॉक एक्सचेंज भेजते हैं, तो स्पेशली बार ने उनको ये कहा था कि जी आप कोई ऐसा एक टैक्स कार्ड इशू कीजिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द जेन्युइन टैक्स पेयर्स, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर जो पिछले 5 साल या 10 साल या 20 साल से टैक्स पे कर रहे हैं, और उनको डिफरेंट काइंड ऑफ रिबेट्स या डिफरेंट काइंड ऑफ जो होती हैं आपकी इंसेंटिव्स होते हैं हेल्थ में या मुख्तलिफ जगहों पे रिडक्शन होते हैं, वो आप अलाउ कीजिए, ताकि कम से कम उसको, जो एक आदमी इतने सालों से टैक्स पेयर, उसको ये तो एहसास हो कि हाँ भाई मैं एक टैक्स पेयर हूँ एंड आई एम डिफरेंट टू दोज पर्सन हु आर नॉट पेइंग द टैक्सेस। तो ये बताइए कि जो ये टैक्स पेनल्टीज हम सुनते हैं कि जो ये एडिशनल टैक्स लगता है, जैसे अगर मुझे रिटर्न एक तारीख को जमा कराना है और मैं नहीं जमा कराता, तो क्या मुझे कोई पेनल्टी भी लगती है? देखिए, पेनल्टी लगती हैं, और पेनल्टीज़ जो हैं वो आई मीन अच्छी खासी पेनल्टीज़ हैं, जो यानी कि इफ़ यू आर नॉट फाइलिंग योर टैक्स रिटर्न, उसमें कंडीशन तो ये है कि आप कमिश्नर को अप्लाई कर सकते हैं एक्सटेंशन के लिए, वो आपको टाइम ग्रांट कर दे तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं करे तो जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, यानी जो टैक्स चार्जेबल बनता है, उस पर वो मिनिमम जो है, वो तो जो स्लैब आजकल चल रहे हैं इंडिविजुअल के लिए, वो तकरीबन 5,000 रुपये हैं। सही। और ये एक्सटेंड होते होते जाते हैं तकरीबन कोई 25% टैक्स लायबिलिटी तक। ओहो। यानी अगर आपको 1 लाख रुपये टैक्स बनता है और आपने नहीं जमा कराया, तो आपको इंस्टेड ऑफ 1 लाख रुपीज़ यू हैव टू पे 1,25,000 रुपीज़। यानी ये उन लोगों के लिए एक तोहफा है कि जो टैक्स भर रहे हैं, उन लोगों के लिए तोहफा है, यकीन। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि मैं इस बात से ये मैंने अखज़ किया कि जो टैक्स भरते हैं, चाहे देर से या टाइम पर, ऑनेस्टली या डिसऑनेस्टली, क्योंकि अभी हम एक जनरल एक बात कर रहे हैं, तो हो सकता है शायद लोग कुछ चोरी भी करते हो टैक्स, तो अगर वो रिटर्न देर से फाइल करेंगे तो उन्हें टैक्स लगेगा, एडिशनल टैक्स लगेगा। टैक्स देर से फाइल करेंगे तो वो जो टैक्स लग रहा है उनका, या जो टैक्स पे करना चाह रहे हैं वो तो है ही, वो तो है अपनी जगह, लेकिन लग सकता है दूसरा टैक्स लग सकता है। एग्जैक्टली, ओवर एंड अबव। और ये एमनेस्टी स्कीम में कोई एडिशनल टैक्स? एमनेस्टी स्कीम तो आप एडिशनल टैक्स की बात कर रहे हैं, वो तो जो नॉर्मल टैक्स है उसका भी तकरीबन 20-25% रिड्यूस करके दे रहे हैं। रेवड़ियां, यानी उसके रेवड़ियां देंगे, यानी ओह माय गॉड। यानी व्यूअर्स, बात ये हो रही है कि अगर आप ऑनेस्टली टैक्स भर रहे हैं तो खुदारा आप ये सोचेंगे ये जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम है इसमें तो बड़ा फायदा है। अब मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या मुझे टैक्स भरना चाहिए, क्योंकि मैं तो बड़े सालों से टैक्स, हम मजबूर टैक्स पेयर, हमारी तो तनख्वाहों से टैक्स कट जाता है। यकीनन रेहान साहब की भी जो जानने वाले होंगे, उनके भी भाइयों से या उनकी अपनी भी, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो खैर तो उस पर तो टैक्स नहीं कटता होगा, लेकिन क्या आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको भी टैक्स कट के मिलता है? आपको 6% है मेरे ख्याल से गालिब। जो भी रिसीट्स आती हैं, देखिए जो भी रिसीट्स आती हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर से आए या नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर, इंडिविजुअल के अलावा, जी जी, वहाँ पे विद होल्डिंग टैक्स का रेट मेरी सर्विसेज पे, प्रोफेशनल सर्विसेज पे, किसी की भी 6% विद होल्डिंग टैक्स। और ये एमनेस्टी स्कीम कितने रेट पे आ रही है? एमनेस्टी स्कीम तो सर आपको मैं वही तर्ज कर रहा हूँ, ये तो मैक्सिमम रेट 1.25%। यानी आप जो है जो सालाना टैक्स भर रहे हैं, ऑनेस्टली भर रहे हैं, वो 6% पे भर रहे हैं, और जो टैक्स अगर कोई नहीं भर रहा, चाहे वो जितना बड़ा भी बिजनेसमैन है या जैसा भी ट्रेडर है, उसको 1% मैक्सिमम टैक्स देना है या 1.25% मैक्सिमम टैक्स देना है। यस। तो फिर आप और मैं, मेरे ख्याल से हमें भी टैक्स नहीं भरना चाहिए। देखिए यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो कर्ज है, ये जो जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं, जो इतने सालों से टैक्स पे करते चले आ रहे हैं, ये उनके लिए तो कर्ज ही है ना। तो क्या इस पे कोई जो है हमारे टैक्स बार एसोसिएशन ने कोई तजावीज़ दी हैं FBR को, या किसी
फोरम से कोई तजावीज़ गई? कि मैं अखबार देख रहा था तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को ये लिखा है कि आप ये जो फोर्थ कमिंग टैक्स एमनेस्टी स्कीम है इसका नोटिस लें। जी हाँ, मैंने भी ये बहुत जगह देखा है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पे ये कमेंट किया था कि ये इसमें हम सो मोटो एक्शन ले सकते हैं। लेकिन ये बात अभी तक ये है कि दिसंबर 3 यानी कि 2 दिन पहले तक ये इशू था कि जो भी असेंबली का इजलास होगा वहाँ पे ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम टेबल कर दी जाएगी, वहाँ पर ये अप्रूव होगी। ठीक। मसला ये हुआ है अभी तक ये थी कि ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है ये अप्रूव हुई नहीं है, अभी तक आई नहीं है, अभी तक लॉन्च नहीं गई है, अभी तक सिर्फ बातें चल रही हैं। जब कोई एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से होगा तो कोर्ट्स तो उसके बाद ही एक्शन लेगी ना। नहीं तो लेकिन सेनेट ने तो, स्टैंडिंग कमेटी ने तो इसको, कैबिनेट ने तो अप्रूव कर दिया, जहां तक मैंने अखबार को मैं थोड़ा सा देखा नहीं था। लेकिन बट आई थिंक कि फाइनल अप्रूवल इज स्टिल पेंडिंग। अच्छा, पेंडिंग है। तो ये बताइए कि मैंने देखा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इसको क्रिटिसाइज किया, खासतौर पर पीटीआई ने इसको बड़ा क्रिटिसाइज किया, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा इसको डिफेंड कर रहे हैं। असल में देखिए, आप कह रहे हैं कि उन्होंने पीटीआई ने किया या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिन्होंने इसको जो अगेंस्ट में गए हैं या उन्होंने इसके अगेंस्ट में बात की है। सबसे बड़ा इदारा वो है जो आपको फंडिंग दे रहा है, IMF। जी बिल्कुल ठीक। ठीक है, IMF की फंडिंग पे आप चल रहे हैं रेगुलरली जब से आपका विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी की जब से मुल्क बना है। सही। ठीक है, और आपका ये डेफिसिट जो है ये बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। IMF वो इदारा है कि जिसने कह दिया है कि ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है ये ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के लिए एक कर्ज है, जो आपने भी बात की थी। IMF का इदारा ये कह रहा है। IMF जो है भी इसके अगेंस्ट में है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, आई जस्ट अनेबल टू अंडरस्टैंड कि विद दिस type of criticism in the newspapers, in the media and everywhere, I don't know why they want to launch this scheme. या तो किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए करना चाहते हैं, I don't know कि किसके लिए करना चाहते हैं। मैं मतलब ये सवाल का निशान है। रेहान साहब, इलेक्शंस आ रहे हैं, नहीं election, लोगों ने इलेक्शंस में बड़ा पैसा लगाना है, और अब मेरे ख्याल से जो इलेक्शन कमीशन है उसने कहा है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है अपने फॉर्म्स भी जमा कराए जाए। तो गालिबन अगर पैसा वाइट होगा नहीं तो खर्च कैसे होगा? तो फिर मैं ये समझता हूँ, अगर आपकी ये बात है, अगर आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस वाली बात आ गई और कोई बात आ गई, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम को लॉन्च किया जाए। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, अगर ये चाहते हैं वाकई लॉन्च किया जाए, with the exception of a clause should be inserted there with the exception of the politician. Oh, there you go. ये तो फिर अगर फिर तो नहीं आती है एमनेस्टी की, फिर तो वो एनफोर्समेंट में एफबीआर चला जाएगा। फिर वो रेहान साहब ये बताइए कि ये थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ अपने इस एमनेस्टी स्कीम से, थोड़ा सा डिविएट हो रहा हूँ। जैसे आपने पिछले सेगमेंट में बात की थी कि हैरेसमेंट डिपार्टमेंट बहुत करता है, तो आजकल क्या हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है टैक्स डिपार्टमेंट में? देखिए, हैरेसमेंट जो है, जब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, जब ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आया है, 2003 में इम्प्लीमेंट हुआ, और उसके बाद अब्दुल्ला यूसुफ साहब ने चार्ज संभाला। वहाँ पे बहुत सारे, यानी अब्दुल्ला यूसुफ साहब वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, माशाल्लाह वेरी गुड पर्सन, और उसके साथ उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से, प्राइवेट सेक्टर से भी लोगों को लिया, और रिफॉर्म्स का प्रोसेस चला। वर्ल्ड बैंक, IMF ने कहा जी रिफॉर्म लाना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट कर दिया। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि आपका टैक्स कलेक्टर का और टैक्स पेयर का जो इंटरेक्शन है वो कम से कम। ठीक है, ठीक है। गालिबन इस ऑर्डिनेंस की थीम यही थी। इस ऑर्डिनेंस की थीम यही थी। ठीक। बट बाय द पेस ऑफ टाइम, ग्रेजुअली, आहिस्ता 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 ये ऑर्डिनेंस जो है वो लिम करता हुआ 79 की तरफ वापस चला गया। बहुत सारे अमेंडमेंट्स है इसमें, ये है। अब मैं सिंपली से आपसे बात करता हूँ, इसमें क्लॉज है 177 ऑडिट। ठीक, यानी जो टैक्स पेयर, आप जो टैक्स पे कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो जेन्युइन टैक्स पे करे, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट है। बिल्कुल सही। ऑडिट की जिम्मेदारी है एफबीआर की, सही, ऑडिट कर सकता है। बिल्कुल ठीक। वहां पर इन्होंने खुद 2010 में एक अमेंडमेंट किया कि जनाब जो सिलेक्शन ऑफ केस फॉर ऑडिटर्स की पावर है, दैट लाइज ओनली लाइज विद द एफबीआर। ठीक, बोर्ड सेलेक्ट करेगा केस, और 177 में कंडक्ट करेगा कमिश्नर। उन्होंने नया इंटरप्रिटेशन निकाला और 177 में खुद भी केस सेलेक्ट करते रहे, और साथ साथ 214C जो है वो एक कोर्ट की नजर हो गया, दोहरी तलवार का काम कर रही थी। हाँ, और हैरेसमेंट किस तरह हुआ कि ऑडिट में यानी इलीगल एडिशंस,
इलीगल एडिशंस कि मैं ये नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता। भाई क्यों नहीं मानते? जब एविडेंस दे रहे हैं आपको तो फिर क्यों नहीं मानते आप? नहीं मैं इसलिए, मैं ना मानू वाली बात तो हमेशा से रही है रेहान साहब। तो ये है, यानी हैरेसमेंट अपनी जगह है, बिल्कुल। इस ऑर्डिनेंस की थीम को बुरी तरीके से जो है वो ख़त्म किया गया, उस थीम को नहीं समझे, मेरे ख्याल से माइंडसेट चेंज नहीं कर सके, नहीं कर सके, बिल्कुल नहीं कर सके। व्यूअर्स, हम टैक्स एमनेस्टी स्कीम पे डिस्कशन कर रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि ये एक ख़ास तबके के लिए आ रही है, क्योंकि एफबीआर ये जानता है कि वो 30 लाख टैक्स पेयर्स का डेटा उनके पास मौजूद है और उन्हें पता है कि वो टैक्स नहीं दे रहे और उनकी लिस्टें भी उनके पास मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं पकड़ रहे, तो ज़रूर कोई वजह है कि वो किसी ख़ास तबके के लिए आएगी। और डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने ये भी अखबारात में पढ़ा है कि जो इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम को अवेल करेगा, FIA भी उसका कुछ नहीं करेगी, नैब भी उसका कुछ नहीं करेगी। यानी ये तो एक कोई ऐसी एमनेस्टी स्कीम है, मेरे ख्याल से पुरानी स्कीम्स, रेहान साहब एग्री करेंगे कि जो पुरानी स्कीम्स थी उसमें ऐसा क्लॉज नहीं था जो अब हम सुनने जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं था भाई। देखिए ना, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से तो एग्जाम्प्ट है ही वो, जी जी, मुस्तस्ना, इम्यून है ही। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा कंपनी ऑर्डिनेंस से इम्यून होगा जी, नैब ऑर्डिनेंस से इम्यून होगा जी, FIA एक्ट से इम्यून होगा। बताइए। अब मेरा ख्याल इसमें 2-4 और डालने हैं तो फिर तो गालिबन रेहान साहब, जो हमारी बात हुई थी कि आप जो एक्सेप्शन क्लॉज की बात कर रहे हैं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं उसको ये अवेल नहीं कर, और पास्ट में मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होती थी, हाँ, मेरा ख्याल है हुआ है, लेकिन तमाम स्कीम्स में नहीं था मेरा ख्याल है। अच्छा, तमाम तो schemes में आप समझते हैं कि आपकी बार की तरफ से ये सजेशन जाना चाहिए अगर तो ये आ रही है? देखिए, बार की तरफ से सजेशन जाना जो है वो एक इंडिविजुअल की डिसीजन नहीं होता, ठीक है, मतलब कमेटी मीटिंग में कलेक्टिव डिसीजन आपके बार की पूरी बॉडी अप्रूव करती होगी इसको। हम बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होता है सिचुएशन में कि हम जनरल बॉडी कॉल करते हैं, ठीक है, और जनरल बॉडी जो डिसाइड करती है, जो हमारे मेंबरान डिसाइड करते हैं। पॉइंट टेकन, पॉइंट। व्यूअर्स, रेहान साहब ये कह रहे हैं कि ये, और हमने भी इस नतीजे पे हम अखज़ हमने किया कि ये एक उस टैक्स पेयर के लिए कर्ज है कि जो मुस्तकिल टैक्स भरे जा रहा है, लेकिन ब्लेसिंग उसके लिए है कि जो टैक्स नहीं भरता। हमने अखबार में पढ़ा कि पिछले कुछ दिनों के पहले अखबार में न्यूज़ थी कि 44% आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है। तो आप देखेंगे जिस मुल्क में 44% अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है और 44% ऑफ GDP अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, तो आप ये देखेंगे आधे से आपका टैक्स ऑलरेडी जो पिछले साल की कलेक्शन थी उससे डबल हो सकता है, लेकिन हम करना नहीं चाह रहे। ऑल्दो रेहान साहब बीइंग अ टैक्स एक्सपर्ट, टैक्स एडवाइजर, इनको तो फायदा होगा क्योंकि जब ये लोगों के लिए एमनेस्टी के रिटर्न्स भरेंगे तो फीस चार्ज करेंगे, लेकिन मुल्क का नुकसान है, उन लोगों का नुकसान है कि जो ऑनेस्टली टैक्स भरते हैं। आप इस प्रोग्राम को देखिए, हमें बताइए कि कैसा लगा आपको प्रोग्राम। अगले सेगमेंट में हम फेडरेशन से भी व्यू लेंगे, हम नॉर्मल बिजनेसमैन से भी व्यू लेंगे कि वो इस एमनेस्टी स्कीम को कैसे देखता है। अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिए 24/7online.tv पे। ज़ीशान मर्चेंट को इस प्रोग्राम ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। रेहान साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू, खुदा हाफिज़।